दोस्तों, दिल्ली में अभी अटकलें लग रही हैं। हम रोज़ मीडिया में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि चुनाव कब होंगे, चुनाव कब शुरू होंगे, चुनाव का तारीखों का ऐलान कब होगा। और इसको लेके अटकलें हैं। बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी रैली करेगी, पीएम क्या बोलेंगे, इसको लेके भी आप सारे लोग सवाल पूछते हैं। आप सारी चीज़ों को लेके कि आपका एजेंडा क्या है फिर, तो इन सब पे कुछ हमें बात करनी है। हमारा मानना है कि अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी को 7 महीने में पहली बार दिल्ली के लिए बात करने का मौका मिल रहा है, उन्हें समय मिल रहा है। इन 7 महीनों में दिल्ली ने बहुत कुछ झेला है। दिल्ली ने महंगी बिजली झेली है, खाने पीने की चीज़ों में महंगाई झेली है, भ्रष्टाचार झेला है, रिश्वत झेली है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ ने एम्प्लॉयमेंट हटने की तलवार झेली है। हमने विधायकों की पोचिंग भी देखी है इस दौरान, सांप्रदायिक तनाव भी देखा है, राजनीतिक उठापटक और ये सब तो देखा ही है। अभी रिसेंटली हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली का हर पेरेंट दुखी है नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइंस को लेके जो निश्चितता बनी थी। आज सुबह मैंने अखबारों में पढ़ा कि 30% महंगी एजुकेशन करने जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स बेलगाम हो गए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं रहा, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अब दिल्ली का आम वोटर, आम आदमी ये जानना चाहता है कि कल जब प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखेंगे तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था उसके हिसाब से 30% बिजली के बिल कम करने की बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे। क्योंकि बीजेपी ने 2 चुनाव में लगातार वादा किया है कि हम बिजली के दाम 30% कम करेंगे। 30% बिजली के दाम कम क्यों नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? बिजली कंपनियों से ऐसी क्या साठगांठ है? और फिर अगर नहीं कर सकते थे तो वादा क्यों किया था? जैसे भी करें, पहले पता नहीं था क्या? तो ये है। अनाधिकृत कॉलोनियों के बारे में जो बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया है वो शीला दीक्षित के प्रोविजनल सर्टिफिकेट से अलग कैसे है? एक कॉलोनी का, अनाधिकृत कॉलोनी के मकान का रजिस्ट्री नहीं हो सकता, नक्शा पास नहीं होगा, सीवर कनेक्शन नहीं मिलेगा, विधायक का फंड वहाँ खर्च नहीं होगा, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? ये रेगुलराइजेशन की अनाउंसमेंट का 60 लाख लोगों के साथ जो धोखा किया है अनाधिकृत कॉलोनियों को तथाकथित रूप से अधिकृत करने के नाम पर, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन कल प्रधानमंत्री जी के ओर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा कैरेक्टरिस्टिक रहा है कि जब जब बीजेपी कहीं पावर में आती है तो वो झुग्गियों को उजाड़ती है, प्लॉट्स खाली करा के बड़े बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट को सौंप देती है। तो झुग्गियों के मन में भी डर है कि कहीं बीजेपी आके हमारी झुग्गियों को उजाड़ेगी नहीं। झुग्गी में रहने वाले लोगों को सर्दियों तक, और जैसे ही आई उजाड़नी शुरू कर दी। दिल्ली में कई झुग्गियाँ उजाड़ी गई इस दौरान, बीजेपी के शासन के दौरान। अब चुनाव से पहले वो, मैं सुन रहा था, पक्के मकान की बात कर रहे हैं, तो किए क्यों नहीं अभी तक? 7 महीने में उस दिशा में कोई काम क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सब्जियों के दाम कम होंगे कि नहीं होंगे, रिश्वतखोरी बंद होगी कि नहीं होगी। ये सारी चीज़ हैं। पर इस सबसे ऊपर एक और चीज़ है जो बीजेपी, कांग्रेस लगातार प्रॉमिस करते रहे हैं लेकिन करते नहीं हैं, वो है दिल्ली को पूर्ण राज्य का मुद्दा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जनता के सामने लॉलीपॉप की तरह पेश किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी सत्ता में बैठा है उन्होंने काम नहीं किया उस पर। जब 98 से 2008-4 के बीच जब बीजेपी की सरकार थी तब भी ये इस मुद्दे को उठाते थे, लेकिन किया कुछ नहीं। दिल्ली विधानसभा के रेजोल्यूशन इस वक्त केंद्र सरकार के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। उस पर पिछले 7 महीनों में कुछ किया क्यों नहीं? कल उस पर कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि पूर्ण राज्य तो एक शब्द है, स्टेटहुड एक शब्द है, लेकिन कुल मिला के अगर देखें तो इसमें 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति से कंट्रोल हो नहीं सकती, जिस तरह से दिल्ली में कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जब तक दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा तब तक दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकती। दूसरा, दिल्ली में ज़मीनों पर दिल्ली सरकार का, चुनी हुई सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तो डीडीए अपने हिसाब से एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह बिहेव करता रहेगा। लोगों के लिए तो उसके पास योजना ही नहीं है। वो कहाँ झील में रेजिडेंशियल क्वार्टर बनाने की बात करता रहता है, स्कूल, अस्पताल, पार्किंग कौन बनाएगा, इस पर उसका ध्यान नहीं है।
और सबसे बड़ी चीज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी, स्टेटहुड का मसला। मैंने कहा स्टेटहुड का मसला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, स्टेटहुड का मसला ज़मीनों से जुड़ा हुआ है, और स्टेटहुड का मसला मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी से जुड़ा हुआ है। आज दिल्ली में खंभों की भी जातियाँ हैं, नालियों की भी एक तरह से जातियाँ बनी हुई हैं। ये एमसीडी का खंभा है, ये पीडब्ल्यूडी का खंभा है, ये डीडीए की नाली है, ये फ्लड डिपार्टमेंट की नाली है। ये सब क्या है? इन सब से दिल्ली को निजात दिलानी है तो पूर्ण राज्य की ज़रूरत है। तो ये पूर्ण राज्य के मसले पर बीजेपी क्या कर रही है, अभी तक क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ चुनाव के समय पे एम्प्टी स्लोगन्स देने से काम चलेगा जैसा पहले दिया जाता रहा है, या कोई टाइम फ्रेम उसके लिए प्रधानमंत्री जी कल बताएं। हम उम्मीद करेंगे कि इन सब मुद्दों पर, पानी के मुद्दे पर कि मुनक कैनाल से पानी का अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन कब मिल रहा है पानी, इस पर भी कुछ बताएंगे कि कौन से महीने से पानी आने लगेगा, फुल स्टेटहुड कब तक हो जाएगी। एमसीडी में उन्होंने बहुत जगह कहा था मैं खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा। नगर निगम का भ्रष्टाचार कब रुकेगा? नगर निगम में आम आदमी जो रिश्वतखोरी झेलता है वो कब रुकेगी? विमेन सिक्योरिटी पे दिल्ली पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी नहीं होगी? ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं स्टेटहुड से जुड़ी हुई हैं। इन सब पे हम जानना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी भी और दिल्ली का आम आदमी भी जानना चाहता है कि कल प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि स्टेटहुड का है। आशीष इसमें कुछ जोड़ना चाहता है? इसमें 2-3 बातें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अभी तक पिछले 7 महीनों से एक तरीके से भी मोदी की सरकार और केंद्र सरकार दिल्ली को शासित कर रही है प्रेसिडेंट रूल के ज़रिए से। तो पिछले 7 महीनों में 70 से 80% डेवलपमेंट फंड्स, प्लान्ड एक्सपेंडिचर के जो फंड्स थे वो खर्च नहीं किए गए। वो कैसे खर्च होने लगेंगे, कब खर्च होंगे, इसके बारे में जनता जानना चाहती है। दूसरा, ई रिक्शाज़ की ऊपर रोज़ कोई ना कोई वक्तव्य आता है, ये बात कही जाती है कि पॉलिसी बनाई जा रही है, ऑर्डिनेंस आ रहा है। ई रिक्शा कब से दिल्ली की सड़कों पे चलने लगेंगे? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे रोज़गार से भी जुड़ा मुद्दा है और लोगों की सहूलियत से भी जुड़ा मुद्दा है। मनीष भाई ने कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मुनक कैनाल से पानी रिलीज़ नहीं कर रही है, और अब कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अब वो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करेगी। लेकिन किस दिन से, किस तारीख से मुनक कैनाल का पानी दिल्ली पहुंच जाएगा? दिल्ली की कम से कम 12 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर एक्यूट वाटर क्राइसिस है, और जिस वाटर क्राइसिस को मुनक कैनाल के पानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो कब से उन 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, उन 12 विधानसभाओं को मुनक कैनाल का पानी दिल्ली की जनता को मिलने लगेगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न दिल्ली की जनता के सामने ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। ये भी प्रधानमंत्री जी से लोग जानना चाहते हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा दिल्ली में कौन होगा। स्टेटहुड की बात मनीष जी ने करी। 16 जुलाई 2004 को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक यू टर्न किया है। एक सवाल था, और सवाल आयरॉनिकली राज्यसभा के उन्हीं के मेंबर विजय गोयल जी का था। 16 जुलाई 2014 का राज्यसभा के मेंबर विजय गोयल जी का सवाल था कि क्या कोई ऐसा प्रपोजल केंद्र सरकार के सामने पेंडिंग है जिसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात हो। तो जिसका जवाब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम किरण रिजिजू जी ने दिया है, एट प्रेजेंट नो प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू अकॉर्ड स्टेटहुड टू दिल्ली। यानी कि मोदी सरकार के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम किरण रिजिजू जी ने कहा है कि इस सरकार के सामने दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का ऐसा कोई भी प्रपोजल उनके पास लंबित नहीं है। ये पूर्णता यूटर्न है, एक तरीके से धोखा है दिल्ली की जनता के साथ। हर्षवर्धन जी ने इस पर लगातार ट्वीट किया है कि वो जैसे ही दिल्ली में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगी। उसी से जुड़ा सवाल ये भी आता है कि जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो दिल्ली पुलिस सीधे मुख्यमंत्री को और चुनी हुई सरकार को दिल्ली के प्रति अकाउंटेबल होगी। एक बहुत बड़ा और बड़ा गंभीर प्रश्न दिल्ली की जनता के सामने है कि दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मिलाकर ये कह रही हैं कि दिल्ली की जनता के ऊपर 13,500 करोड़ रुपए का उनका बकाया है।
2006 से और 2006 से 2014 के बीच में दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का ये दावा है कि उन्होंने बिजली नुकसान पर बेची है दिल्ली की जनता को, और जिसकी वजह से उनका 13,500 करोड़ रुपए का नुकसान एक्यूमुलेट हो गया है। 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान डीआरसी ने ट्रू अप करके स्टैट्यूटरी डेट मान लिया है। आज दिल्ली की जनता के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, या तो इन कंपनियों का ऑडिट हो और 2006 से आज तक ये पता लगाया जाए कि उन्होंने कहाँ किस तरीके से पैसे खर्च किए हैं, कितना पैसा का वाकई उनका नुकसान हुआ है, या उन्होंने गोल्ड प्लेटिंग की है अपने एक्सपेंडिचर की, या दिल्ली की जनता का टैरिफ, पावर का टैरिफ बढ़ा दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी से हमारा ये सवाल है कि वो दिल्ली की जनता को ये बताएं कि जो 13,500 14,000 करोड़ रुपए का बकाया पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कह रही हैं कि उनका दिल्ली की जनता पर बनता है, उससे राहत वो दिल्ली की जनता को कैसे दिलाएंगे। और पावर डिस्कॉम्स की ऑडिट की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, 7 महीने हो गए हैं सरकार बने हुए, इस तरफ एक भी कदम उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऑडिट को कराने का एक भी उन्होंने कदम नहीं उठाया है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोदी सरकार ने 1984 दंगों के पीड़ितों को मुआवजा देने की बात करी। वो मुआवजा सिर्फ कुछ 100-150 लोगों को ही दिया गया। वो मुआवजा पूरे जो जितने भी विक्टिम्स हैं उनको, पूरे विक्टिम्स को, सारे विक्टिम्स को कब मिलेगा। और जो आम आदमी पार्टी ने एसआईटी बनाई थी खास करके 1984 के पूरा सच जानने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और विशेषकर जो कांग्रेस के तमाम पॉलिटिशियंस और उस समय के एमपीज़ और बाद में बने मंत्री के जो उसमें भूमिका रही है, तथाकथित भूमिका रही है, उसकी जांच करने के लिए हमने एक एसआईटी का गठन किया था। उस एसआईटी को कब प्रधानमंत्री जी नोटिफाई करेंगे? तो ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं, और इस बार सिर्फ खोखले नारों से बात नहीं बनेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 2014 के पहले नारे देखे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ नारी परवार, बहुत हुई बिजली पानी की हाहाकार। इस बार मोदी सरकार, तो नारे तो पिछले 8-10 महीनों से देखे हैं। काले धन पे भी नारा था कि काला धन वापस लेकर आएंगे। तो सिर्फ खोखले नारे ही कल सुनने को मिलेंगे, या कोई एक्शनेबल ब्लूप्रिंट दिल्ली की जनता के सामने इन 10-15 गंभीर मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता को देंगे? ये जैसे आप लोग मांग कर रहे हैं, तो लगता है कि मतलब उनका कोई सरकारी कार्यक्रम तो है नहीं, ये उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम भाजपा की ओर से रैली है, और वो रैली में क्या बोलते हैं उससे पहले ही सारी अटकलें आप लगाने वाले हैं। दूसरे ये कि आपने भी एक टाइम फ्रेम की बात कही कि टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आपने भी जन लोकपाल को टाइम फ्रेम में कहा था, जिसको आपने पूरा नहीं किया। तो क्या आप ये अब जनता को दोबारा इश्योर कर रहे हैं कि हम 15 दिनों के बाद, जब हमारी सरकार बनती है दिल्ली गवर्नमेंट में, तो हम 15 दिनों में अवर जन लोकपाल को हम पास कर देंगे रामलीला में? लोकपाल भी लाएंगे, लोकपाल को भूले नहीं। टाइम फ्रेम वाली बात है या नहीं? हम अपने जब एजेंडे को रखेंगे तो उसमें टाइम फ्रेम बताएंगे, आपको हर चीज़ का टाइम फ्रेम बताएंगे। जी। अभी यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जो प्रधानमंत्री जी की रैली होने वाली है, लोकपाल कब लेके आएंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को कितने दिन में करेंगे, ये सारी चीज़ों का टाइम फ्रेम देंगे। और जिस टाइम फ्रेम में करते हैं, बात करते हैं, उसमें करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में कहें जी हमें तो पता भी नहीं है इसके बारे में क्या था, हमें तो पता ही नहीं कितना काला धन है, नहीं था तो कहा क्यों। तो ये सारी चीज़ों पर यूटर्न नहीं लेंगे, करेंगे। लेकिन आज तो क्योंकि कल आप लोग अलग अलग चैनल से आके, अलग अलग अखबारों से आके सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी कल रैली हो रही है, आप क्या कहते हो। तो जब आप पूछते हैं, हमने सोचा हम बिना पूछे भी बता देते हैं कि हम क्या कहते हैं। दूसरा, हमें जो हमारा लोकपाल है उसके लिए तो हमें कानून लाना पड़ेगा। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो कानून बड़ी आसानी से ले आते हैं हम लोग। लेकिन जो कानून पहले से पारित है, ये ज़रूर पूछिएगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उस कानून जो पहले से पारित है उसका लोकपाल कब वो अपॉइंट करेंगे। उसका भी लोकपाल उन्होंने अभी अपॉइंट नहीं किया, 7 महीने हो गए। केंद्र सरकार का लोकपाल अपॉइंट नहीं हुआ। दूसरी बात, जहाँ पूर्ण राज्य का मसला है, बीजेपी कहती रही है, हर्षवर्धन जी ने पिछले बार जब शायद मार्च में कई ट्वीट किए थे, और बीजेपी के प्रोमिसेस में भी रहा है, उनके मैनिफेस्टो में भी रहा है कि दिल्ली में, माने केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी तो हम पूर्ण राज्य लेके आएंगे। अब तो चुनाव से पहले तो ऑर्डिनेंस ला सकते थे, जब वो एग्रीकल्चर लैंड को ग्रैब करने के लिए ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जबकि उस पर कोई इमरजेंसी नहीं थी।
तो दिल्ली में तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के लोग तो कब से चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरे, ज़मीनों के हालात सुधरें, दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी है ये सुधरे। तो इस पे उनको इमरजेंसी क्यों नहीं लग रही है? वो तो ऑर्डिनेंस से चल रही सरकार है, ऑर्डिनेंस ले आते हैं इस पर भी एक। तो हम चाहते हैं अगर कल प्रॉमिस भी करें तो उससे पहले ये भी सफाई हो, इस पर भी बात होनी चाहिए कि भाई ऑर्डिनेंस क्यों नहीं आ रहा है इस पर। दिल्ली के लोग वोट देंगे, उसके बाद लेके आएंगे, दिल्ली विधानसभा को बुलाना नहीं है। ये तो पहले से ही दिल्ली विधानसभा का प्रस्ताव तो पहले से ही केंद्र सरकार के पास लंबित है। मनीष जी, ये डर भी तो नहीं है क्योंकि एक तरह से मेन स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी है, उनके आने से फर्क भी तो पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। कल अगर उन्होंने कोई और अनाउंसमेंट तो नहीं करेंगे, कुछ कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी, अभी बीजेपी के फेवर में भी है कहीं ना कहीं, तो उससे वो फियर तो है पार्टी के। Manish, and is the Aam Aadmi Party feeling jittery because for all these days अभी these तो कुछ MPs नहीं were था। campaigning, this local BJP leaders were campaigning. हमें himself is doing it. हमें इस बात का डर है कि कहीं वापस दिल्ली में वो खोखले नारों का दौर तो शुरू नहीं हो जाएगा। हम दिल्ली के चुनाव को मुद्दों पे लाना चाहते हैं। हम दिल्ली की जनता की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दों पे चुनाव लाना चाहते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं एक बड़ी रैली हो और उसमें बस एम्प्टी स्लोगन्स दे के फिर से चुनाव प्रचार हो। हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पे बात हो। आए बताएं कि 30% बिजली कम करेंगे कि नहीं करेंगे। आए बताएं कि दिल्ली के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को परमानेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। और जब बताएं तो ये भी बताएं कि अब तक क्यों नहीं किया। फुल स्टेटहुड लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाएंगे तो अब तक ऑर्डिनेंस से लाए क्यों नहीं। ये सारी चीज़ें बताएं। हम इस बात का डर है हमें। कहीं आपको इस बात का भी तो डर नहीं कि मोदी की जो पूरे वादे हैं, खोखले वादे हैं, जो भी वादे आप कह रहे हैं, जिसमें जनता बहकावे में आ जाएगी? नहीं, जनता तो बहकावे में नहीं आ रही है। जनता को अलर्ट करना, नहीं, जनता को तो अलर्ट करना हमारा धर्म है। कह रहे हैं कि वो रैली खोखले वादों का एक पुलिंदा या इसलिए हम कह रहे हैं ना, जनता को अलर्ट करना तो हमारा धर्म है, आपका भी धर्म है। तो आपके माध्यम से हम जनता को अलर्ट ही करना चाह रहे हैं कि आप जब, क्योंकि सारे लोग जब कहते हैं 60 लाख लोगों को फ़ायदा हो गया और उससे ना एक भी मकान की रजिस्ट्री नहीं होने वाली, एक भी मकान का नक्शा पास नहीं होने वाला, तो फिर अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का मनमोहन सिंह जी जैसा प्रस्ताव का फ़ायदा क्या है? तो ये काम हमारा है और हम ये कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी, आप भी करिए। दूसरी बहुत बड़ी बात है कि 2014 के चुनाव के पहले नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं। इस चुनाव में जितनी भी होर्डिंग्स लगी हैं, पोस्टर्स लगे हैं, मेट्रो स्टेशन से लेकर बड़े बड़े चौराहे तक, अच्छे दिन की बात मोदी जी ने अब करनी बंद कर दी। अब सिर्फ कह रहे हैं चलो चले मोदी के साथ। बीजेपी अच्छे दिन का नारा का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो मतलब अब जनता समझ ले कि अच्छे दिन नहीं आने वाले। अब सिर्फ बोल रहे हैं कि चलो चले मोदी के साथ। तो कहाँ चले? नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप ही पहुँचा देंगे। आप जरूर पूछेगी कि अच्छे दिन का जो नारा था वो भी कल रामलीला मैदान से वो अच्छे दिन का नारा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों छोड़ दिया वो नारा?